नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज। आज हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं। उनसे हम बात करेंगे। हाल में ही 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव बहुत चौंकाने वाले हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी, हाल में ही 5 राज्यों के चुनाव, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 5 राज्यों जो चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान। तो ये था कि जैसे कि राजस्थान में वहाँ का एक प्रक्रिया है कि वहाँ की हर साल मतलब हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई 10 साल गवर्नमेंट नहीं रहती है। तो यहाँ वहाँ का तो था कि वहाँ बीजेपी जीत रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में वहाँ पे कांटे की टक्कर थी। वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थे, क्योंकि 18 साल से लगातार गवर्नमेंट में थी वो। उसके बाद में वहाँ कांग्रेस की संभावना थी, लेकिन कांग्रेस के पास क्या था, सबसे बड़ी दिक्कत थी एमपी में कि वहाँ पे उनके जो नेता थे सब अपने अपने लड़ रहे थे। जैसे वहाँ के सबसे बेस्ट नेता है दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह पूरे चुनाव में गायब थे, कहीं दिखे नहीं। और कमलनाथ जी हम चाह रहे थे कि हम अकेले जीत जाएंगे, अकेले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये वहाँ उनकी नेताओं का कुछ सही सिस्टम नहीं था। दूसरी बात, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वहाँ बहुत ज्यादा नहीं गए, रैलियां नहीं किए, शो नहीं किए। तो इसका असर वहाँ बीजेपी को बहुत फायदा मिला। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक चुनाव से पहले घोषणा की थी वहाँ के शिवराज सरकार ने, लाडली योजना। इसमें वहाँ के महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया ट्रांसफर करना था, तो हर महीने जो होता है। तो वो 2 किस्त उसके पहले उनको 1,000 रुपये मिल गई। तो जो वहाँ पे लेडीज का वोट था, औरतों का वोट था, वो सीधे सीधे बीजेपी को प्राप्त हो गया, मिल गया। और दूसरी बात, बीजेपी एक संगठित होकर कार्य करती है। वहां पे कोई नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं, सब आपस में मतलब एक संगठन के कार्यकर्ता है इस तरह से। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जितने चुनाव के सर्वे हुए हैं, बीजेपी उसमें हार रही थी और लास्ट में बीजेपी वहां पे जीत गई। तो ये थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा बीच में। इन 3 राज्यों में जीतने का क्या कारण है? विपक्ष फिर से आरोप लगाने लगा ईवीएम का। देखिए, विपक्ष आरोप नहीं, वो क्या है, जैसे कि वो कई राज्यों में से पहले जीते हुए थे, तब भी ईवीएम से चुनाव हुए थे। तेलंगाना कांग्रेस जीती है तो वहां भी वो उनका अब ईवीएम से चुनाव हुआ है। वहां बीजेपी हारी है, मिजोरम में बीजेपी हारी है तो वहां भी ईवीएम से चुनाव हुआ है। तो ये तो ऑथेंटिकेशन बात नहीं है, क्योंकि 2000 अभी की जब 17 में जब चुनाव हुआ था तो चुनाव आयोग ने सबसे कहा था कि जिसको भी आके क्या नाम है कि दिखाना है कि ईवीएम को हैक किया सकता है, वो आके यहाँ अपना दिखा। लेकिन कोई पार्टी नहीं गई, कोई इंजीनियर नहीं गया, क्योंकि ईवीएम को हैक नहीं किया सकता है, पहली बात। क्योंकि ईवीएम इंटरनेट से नहीं चलता, जो चीज इंटरनेट से नहीं चलती उसको हैक नहीं किया सकता। तो ये बातें अफवाह है, फर्जी है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जो बीजेपी शासित राज्य है उसमें मतलब बेरोजगारी बहुत है, और जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ पे बहुत सारे रोजगार मिल रहे हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, इस पे हम सहमत हैं कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल से जीरो है और इनके खिलाफ इनकी एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन इनको फायदा 2-3 चीजों का मिल जाता है। जैसे मैं एक छात्र हूं, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि आप इनको वोट दोगे, तो कहेंगे मैं छात्र के लिहाज से इनको वोट नहीं दूंगा। लेकिन जैसे जहां पे आ जाए राष्ट्रभक्ति की बात आ जाए या हिंदुत्व की बात आ जाए, तो बीजेपी हिंदुत्व को सबसे आगे रखती है, राष्ट्रभक्ति को सबसे आगे रखती है। इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो इनके पास जो 30 से 35% वोटर हैं वो फिक्स हैं, और 15 से 20% वोटर ये अपने लोकल मुद्दे से ले आते हैं, जिससे वहां पे जीत जाते हैं। अच्छा, एक और जानना चाहूंगा, बिहार में इतना सरकारी नौकरियां सरकार दे रही है, क्या इसको लेकर 2024 में कोई वो पड़ेगा? बिहार सरकार इसमें उनका अपना ये था कि कार्यकाल में कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो इसमें बिहार गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरियां दे रही, अगर नियर अबाउट 2 लाख टीचर की वो नियुक्ति कर रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो आने वाले समय में इसका परिणाम जरूर देखने को मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वहां अगर नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव हैं और कांग्रेस अगर तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो हाँ, ये निश्चित है कि वहां बीजेपी को दिक्कत होगी। अगर तीनों अलग अलग हो गए तो इससे बीजेपी को फिर फायदा मिल जाएगा और फिर वो वहां जो 40 सीटें हैं तो उसे 30 से 32 सीट वो निकाल ले जाएगी अपनी। लेकिन अगर अपोजिट में होता है तो यही काम 332 पे जो है अपोजिट पार्टी रहेगी, 10-5 में बीजेपी रह जाएगी, तो इसका जरूर परिणाम आएगा। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या आप बीजेपी के शासन, मतलब जहाँ पे सरकार है बीजेपी, उनका जो शासन, उससे आप सहमत हैं? देखिए, कुछ जगह पे तो हम बीजेपी के शासन से सहमत नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है सबसे बड़ा जो दुश्मन है ये गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। पेंशन खत्म कर दे रही है, जैसे क्या नाम है, अभी इसमें मिलिट्री में जो आया है 4 साल का अपना, ये सिस्टम कुछ सही नहीं है। और
बहुत सारी जो गलतियां हैं इनकी सरकार में वो सही नहीं। मैं इनके सत्य से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार नहीं है, सुरक्षा है, महिलाओं को सुरक्षा है, तो कहीं इनके अच्छाइयां भी हैं तो कहीं इनकी बुराइयां भी हैं। तो इसलिए कहा सकता है कि मिला जुला ठीक है, लेकिन बहुत खुश नहीं है। जैसे मैं यूपी की बात कर लूं तो योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। हर चीज में उनका सड़क अच्छी बन रही है, रोड अच्छा बन रहा है, बस लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ये जीरो है, एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट नहीं करोगे तो जो छात्र हैं आपसे आक्रोशित होंगे और धरना देने जाएंगे तो आप उनको लाठी मारोगे। तो ये कुछ इनके हद तक इनकी नीतियां कुछ सही नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज ही सीएम का वो फाइनल हो गया है, वहां पे भी अपने यहाँ का योगी मॉडल ही लागू होगा, मतलब एक मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ये अच्छा बात ये होता है कि जो क्या है, जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे मैक्सिमम आदिवासी क्षेत्र है वो, तो बीजेपी का फैक्टर ये होता है कि हम पूरा बैलेंस करके चले, कि हम देखो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं, उनको बैलेंस करना है कि मुझे 2024 में वोट चाहिए, इसलिए आदिवासी लोग वहाँ पे लेकर के आए हैं और मुख्यमंत्री वहाँ बनाएंगे। दूसरी बात है, अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है तो उसको उप मुख्यमंत्री बना के खुश कर दिया कि आप उप मुख्यमंत्री हो, कम से कम खाली एक ही स्टेप नीचे हो। इससे उनके दिमाग में तो लोग नेता भी खुश रहेंगे और बीजेपी का पूरा फायदा भी हो जाएगा। तो ये ठीक है, मॉडल भी सही है, वैसे हमको लगता है कि सही है, 2 डिप्टी सीएम होना चाहिए, लेकिन सारा पावर मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। लेकिन दूसरी चीज ये जानना चाहूंगा, राजस्थान में अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, रोज उठा पटक चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए राजस्थान में सबसे बड़ी बात क्या है कि वसुंधरा राजे जो सिंधिया हैं वो बीजेपी की परमानेंट वहाँ पे मेंबर भी रही है, मुख्यमंत्री भी रही हैं, और एक राजघराने से आती, तो उनका रुतबा तो अच्छा खासा है ही है वहाँ पे, और उनके पास 30 से 35 अपने खुद के रोकना चाहूंगा, बालकनाथ की भी नाम की चर्चा बहुत है। आप बालकनाथ जी जैसे कि नाथ संप्रदाय के वहाँ पे वो हेड हैं राजस्थान में, और जैसे कि नाथ संप्रदाय के अपने आदित्यनाथ योगी जी है, तो वो कट्टर छवि के हिंदुत्व नेता जाने जाते हैं, तो उनकी छवि बड़ी हिंदुत्व की है और छवि मतलब साफ है। तो अगर बालकनाथ जी सीएम बनते हैं तो अच्छी बात है, और कोई अगर और बनता है जो नया चेहरा अगर कोई आता है वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा करके, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया के वहां पे राजस्थान में लोग खिलाफ उनके सीएम बनने से, तो बीजेपी यही नहीं चाहती कि उनको सीएम बना के 2024 का परिणाम बिगाड़ा जाए। ये हमारे साथ सुरेंद्र जी जिन्होंने एक लाइन में और कहना चाहूंगा बीजेपी के लिए, एक लाइन और कहना चाहूंगा कि जैसे कि जब बीजेपी जब शुरू में जब चुनाव लड़ी थी, जनसंघ हुआ करता था, उसमें उसकी बीजेपी की जब 2 सीटें आई थी, तो कांग्रेस वाले सभी लोग हंस रहे थे उनके ऊपर कि 2 सीटें लेकर के आए हैं। तो अटल जी ने कहा था किसी दिन ऐसी स्थिति आपकी होगी और हम सरकार में होंगे। तो उन्होंने ना, उनका हमेशा से एजेंडा था कि हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति को हमको आगे रखना है। तो वही बीजेपी ने अपने ताकत चुनाव लड़ा, हर चीज अपने ताकत की, किसी से सहयोग नहीं लिया। तो उसके लिए एक लाइन है कि जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तो बीजेपी का यह मतलब है वो किसी के शर्त पे नहीं काम करती है, जो बीजेपी के शर्त पे काम करता है वो उसके साथ काम करती है। जैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, तो उन्होंने कहा कि चलिए कि अभी जब 2 बार चुनाव हुआ है अब पूर्ण बहुमत सरकार नहीं आ पाई, तो कम से कम सरकार खर्चा न हो तो मतलब सरकार बना ली जाए। लेकिन वहां पे क्या हो गया कि मोदी जी ने खुद ही कहा कि तेल और पानी की मिल गई, तो तेल और पानी आपस में कभी मिलते नहीं है। वहां पे महबूबा ने अच्छा काम नहीं किया, उनको अलग कर दिया। तो यहाँ पे जो भी पार्टियां हैं अगर बीजेपी के साथ रह के काम नहीं करेंगे तो उनको निकाल के मुख की तरफ फेंक देगी, वो अपने सिद्धांतों पे चलाएगी, उनके सिद्धांत पे नहीं चलेगी। तो ये क्या अच्छी बात है कि हम अपना जो सिद्धांत है। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अभी मोदी जी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और राष्ट्रभक्ति को लेकर के या हमें कह दें कि जो उनकी फॉरेन पॉलिसियां हैं या कुछ भी है जो बहुत साफ है, वो किसी देश के साथ दबाव में नहीं आते हैं। G20 अभी अपने यहाँ कराया, बड़ा अच्छा हुआ, पूरे विश्व में नाम हुआ। अभी वो COP समिट कराने वाले, कॉप कराने वाले हैं, उसके लिए 2027 में होने वाला है, अभी जापान में हुआ है तो उसके लिए जाने वाले हैं। तो ऐसे बड़े बड़े आयोजन करा के भारत दुनिया पे अपना मापदंड स्थापित कर रहा है। तो मोदी जी विश्व लीडर हैं और बहुत सबके लोकप्रिय हैं। आज भी वो 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी लोकप्रिय है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि 2024 में बीजेपी को इससे बहुत फायदा मिलेगा। अभी 2024 में कोई टक्कर लेने वाला है नहीं, हमें लगता है कि 4 वर्षों में 350-400 सीटें बीजेपी की आएंगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ सुरेंद्र जी से जिन्होंने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अपनी बात रखी।